हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हमने कूलम्स लॉ में फोर्सेस पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, राइट। बट कूलम्स लॉ अगर दो चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होंगे उसके लिए कभी भी हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि दो से अगर ज़्यादा चार्ज है, मान लीजिए कि इस फिगर के हिसाब से यहाँ पर तीन चार्ज है, राइट। ये है Q1, दिस इज़ Q2 और ये है Q3। अब तीन चार्जेस है तो वहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि कूलम्स लॉ हम दो चार्जेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो दो की पेयर बना देंगे, जैसे कि Q2 और Q1, राइट। Q1 एंड Q3। वैसे ही मान लीजिए कि हमें Q1 पे ही फोर्स फाइंड करना है, Q1 पे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q3। तो Q2 Q1 एंड Q3 Q1, राइट। तो ये दो दो पेयर हो गई, दो फोर्स हो गए। और फिर दोनों ही ये F13 और F12 दोनों ही फोर्स को हम लोग वेक्टर एडिशन कर देंगे, राइट। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है F1, राइट। तो यहाँ पर F13 एंड F12 की अगर बात करें तो F13 मतलब फोर्स ऑन 1/3, F12 मतलब कि फोर्स ऑन 1/2, राइट। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा चार्ज है, कितने चार्ज है, तीन चार्ज है, राइट। तो पहला मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ F12। सो वेक्टर F12 इज इक्वल टू सिमिलर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, राइट। एंड फिर उसको वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन में, तो R12 हैट आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद सिमिलरली जो हमारा F13 है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर F13 इज इक्वल टू के, यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एंड R13 हैट, राइट। तो ये इक्वेशन मिल गई हमें दोनों ही फोर्सेस की, F12 एंड F13। अब दोनों ही फोर्सेस का हम लोग यहाँ पर सम करेंगे, राइट। तो टोटल फोर्स वेक्टर F1, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 3 इज इक्वल टू दोनों का ही एडिशन। तो दोनों का ही एडिशन मतलब कि यहाँ पर अगर मैं के की फॉर्मूला रखूँ तो के की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4πε0। तो 1/4πε0 फिर आता है Q1। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F12 का, तो Q1 Q2 अपॉन R, राइट। यहाँ पर R12 स्क्वायर इंटू R12 हेड, राइट। प्लस अब F13 का लिखेंगे, तो 1/4πε0, राइट। फिर Q1 Q3 अपॉन यहाँ पर R13 स्क्वायर, R13 हैट आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ओके। अब यहाँ पर तो सिर्फ तीन ही चार्जेस के अकॉर्डिंग हमने ये पूरी इक्वेशन को लिखा है। बट मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, मान लीजिए कि n जितने चार्जेस है, राइट, राइट। Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, n जितने चार्जेस है। तो यहाँ पर अब हम लोग जितने भी अलग अलग चार्जेस हैं उन सारे अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, मतलब कि Q2 Q3 अप टू Qn, वो सारे फोर्स Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे, सारे चार्जेस Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे, वो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली फोर्स की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राइट, वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस अप टू वेक्टर F1n, सारे फोर्सेस का यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं, समेशन करने वाले हैं, राइट।
अब हमने आगे एक इक्वेशन लिखी थी, उन सभी इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी 1/4πε0। अब बाकी सारे टर्म्स हम अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो पहली टर्म आएगी Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वेयर इंटू R12 हैट, राइट, जैसे हमने पहले आगे भी लिखा था, प्लस अप टू प्लस Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वेयर इंटू R1n हैट, राइट। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस इक्वेशन में सारी सिमेट्रिक टर्म्स हैं, जैसे कि 1 2, फिर 1 3 आता है, फिर 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर लास्ट में 1n आएगा। तो इसको सिमेट्रिकली मैनर में लिखेंगे तो यहाँ पर 4πε0 1/4πε0 तो कॉमन ही रहेगा, राइट। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि सारे टर्म्स में Q1 तो आएगा ही, तो Q1 हम लोग यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं, राइट। फिर आएगा सिग्मा वाला टर्म, सिग्मा मतलब कि सारे टर्म्स का समेशन, तो यहाँ पर अंदर QI अपॉन R1 एज इट इज़ है, तो यहाँ पर I स्क्वेयर इंटू R1I हैट, राइट। और यहाँ पर I इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा। सो I इज इक्वल टू 2 टू यहाँ पर n तक है, तो यहाँ पर ऊपर n आ जाएगा, राइट। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हुई वेक्टर एडिशन के हिसाब से, और ये हमारे पूरे जितने भी चार्जेस थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चार्ज पे पूरा फोर्स हमें मिल गया, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ओके, उसके बाद है एग्जांपल। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q with the same sign as Q, okay, small q, place at the centroid of the triangle as shown in the figure। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो भी वर्टाइसिस है उस पर 3 चार्जेस दिए गए Q1 Q2 Q3, और वो तीनों के तीनों चार्जेस Q के बराबर है, Q जितने ही है। अब जैसे यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है वैसे ही जो ट्राइंगल है उसके सेंटर पे यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैपिटल Q चार्ज, और वर्टाइसिस पे तो Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू सेम है Q जितनी। तो यहाँ पर उस सेंटर वाले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे A टू O का, मतलब कि वर्टाइसिस टू सेंट्रोइड जो है, सेंटर ट्राइंगल का सेंटर, उसका डिस्टेंस हमें यहाँ पर देखना है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी cos 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC, राइट। तो cos 30 यहाँ पर जो ट्राइंगल हमने लिया है वो ये वाला ट्राइंगल लिया है, हाफ वाला। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल एंगल तो 60 होता है बट हाफ एंगल हो जाएगा 30। सो ये फार्मूला हो जाएगी cos 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC। अब इस फार्मूला में से AD को अगर सब्जेक्ट बनाए, राइट, तो AC cos 30 आ जाएगा, राइट। अब cos 30 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो cos 30 है यहाँ पर √3/2, एंड AC जो हमारी लेंथ है ट्राइंगल की साइड की लेंथ वो है L, तो यहाँ पर L आ जाएगा। तो AC की जगह L और cos 30 की जगह पर √3/2, राइट। अब यहाँ पर इजीली हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं A टू O का, क्योंकि A टू O का जो भी डिस्टेंस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए फिक्स होता है, और वो है AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, राइट। ये जो भी पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है वो 2/3 ऑफ AD होगा, तब A टू O का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो AO इज इक्वल टू, अब AD का जो भी फॉर्मूला है ये वाला वो अंदर रखेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 इंटू L मिला। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, यहाँ पर √3 2 कैंसिल, एंड यहाँ पर √3 अगर कैंसिल करूँ तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो AO इज इक्वल टू L अपॉन √3 आएगा, राइट, L अपॉन √3। तो यहाँ पर AO भी सेम होगा, उसके सेम BO भी होगा क्योंकि सेंट्रोइड पार्ट है, और उसके सेम CO भी होगा। तीनों ही लेंथ यहाँ पर सेम मिलने वाली है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग A पे जो भी चार्ज है
क्यू, राइट। तो क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग क्यू पे जो फोर्स लग रहा है, अब मैं वो फोर्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो वो इक्वेशन मिलेगी, ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से ओ पे लगने वाला फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू, राइट, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि ये डिस्टेंस था हमारा एल अपॉन रूट थ्री। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मिलेगी थ्री के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हमारा पहला फोर्स हुआ ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज ऑन ए ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ऑन ओ। अब हम लोग को फाइंड करेंगे बी टू ओ, राइट, बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से ओ पे लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप कर लिया और यहाँ पर बी ऑन ओ F2 इज इक्वल टू थ्री के क्यू अपॉन एल स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि F1 जैसा था वैसा ही F2 भी मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर तीसरा फोर्स यहाँ पर लिखेंगे C ऑन O। तो थर्ड फोर्स यहाँ पर मिलेगा F3 इज इक्वल टू सिमिलर थ्री क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, राइट। तो तीनों के तीनों फोर्स की वैल्यू सेम है बट डायरेक्शंस अलग अलग हुई, जैसे कि ए ऑन ओ जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो ए ओ डायरेक्शन में है। फिर बी ऑन ओ उसकी जो डायरेक्शन है उसकी बात करें तो वो बी ओ डायरेक्शन में है, राइट, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सी ऑन ओ उसकी डायरेक्शन है सी ओ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग इसमें वेक्टर सम करना होगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें F2, मतलब कि B और C की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये F2 इसकी ये डायरेक्शन है और यहाँ पर F3 तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो उन दोनों का वेक्टर सम हमें ऊपर की तरफ मिलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो उसकी वजह से हमें उसका जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है F3 और F2 का वो ऊपर की तरफ, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो फोर्स मिल रहा है वो ए की वजह से ओ पे मिल रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर टोटल फोर्स लिखा जाए, राइट, F2 और F3 का टोटल फोर्स अगर लिखा जाए, तो यहाँ पर जो उनकी वजह से जो फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है थ्री के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, राइट। वो डायरेक्शन है हमारी आर हेड डायरेक्शन में। बट F1 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो फोर्स मिल रहा है वो थ्री के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन है यहाँ पर माइनस आर हेड, राइट। तो आर हेड और माइनस आर हेड दोनों ऑपोजिट हुए। अब दोनों का अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम का आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि एक प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है। तो दोनों का वेक्टर सम यहाँ पर ज़ीरो होगा, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर इज इक्वल टू ज़ीरो। So this is the force on center of this triangle. Okay, next example में consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge, right? तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीन वर्टाइसिस है जिसके यहाँ पर चार्जेस है Q, Q माइनस Q, राइट। तो सारे चार्जेस पे, तीनों के तीनों चार्जेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर पहले जो ए पे अगर फोर्स की बात करें तो ए पे जो भी फोर्स लग रहा है वो हम लोग यहाँ पर पहले तो डायग्राम में देख लेते हैं। तो ए पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सी, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो ऊपर की तरफ ही लगेगा, राइट। बी पे जो फोर्स, मतलब कि बी की वजह से ए पे जो फोर्स लग रहा है और वो रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट। अब एफ बी सी और एफ ए बी, उन दोनों की वजह से जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगी, वेक्टर सम करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, एफ ए की डायरेक्शन में। अब बी की बात करें तो बी पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सी पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो एफ बी सी ऊपर की तरफ लगेगा। बी पे यहाँ पर
ए पे जो चार्ज है Q, उसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो FBA और FBC दोनों का ही वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पर FB मिलेगा, वो उसकी डायरेक्शन होगी इन दिस डायरेक्शन, इस वाले। अब C की बात करें तो C पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू A और B, वहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, राइट। और यहाँ पर उन दोनों का ही वेक्टर सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो अब हमें सिर्फ ध्यान में लेना है तीन फोर्सेस। तो एफ ए, राइट, एफ ए जो कि इस डायरेक्शन में, एफ बी जो कि इस डायरेक्शन में, और तीसरा एफ सी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एफ ए और एफ बी उन दोनों का अगर हम लोग वेक्टर सम करें तो उसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलने वाली है, वेक्टर एफ ए और एफ बी का, और एफ सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब ये यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है, राइट। तो यहाँ पर उस फोर्स की वैल्यू की बात करें तो वो होगी एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सिर्फ ये वैल्यू हमें मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, तो टोटल जो नील फोर्स होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो टोटल वेक्टर एफ इज इक्वल टू ओवरऑल सारे चार्जेस पे वेक्टर सम होगा, तो आफ्टर वेक्टर सम फोर्स विल बी ज़ीरो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ m जितना मास है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आसपास अपने मास के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मान लीजिए कि उसके इफेक्ट में दूसरा एक मास आता है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, राइट। तो जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट के इफ़ेक्ट में आता है, उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफ़ेक्ट में आता है, तो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट भी अपने पर ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, राइट। तो वो किस वजह से फील कर रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने अपने मास के हिसाब से अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस की हुई है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज है, राइट। मान लीजिए कि Q जितना चार्ज है, कैपिटल Q, तो Q जितने चार्ज वाला वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड में जो भी कोई दूसरा चार्ज आएगा, मान लीजिए कि स्मॉल q चार्ज आया, तो वो भी उस बड़े वाले चार्ज की फील्ड की वजह से अपने पे कुछ फोर्स फील करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही फील्ड है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर चार्ज अपने चार्ज की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो हम लोग उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इज इक्वल टू 1/4πε0, राइट, इन टू क्यू, जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका चार्ज, अपॉन जितने डिस्टेंस पे हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस इन टू आर हेड, उसकी डायरेक्शन, राइट। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसी सिस्टम की बात करें, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसी सिस्टम में फोर्स की फॉर्मूला अगर लिखने चाहे तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ पर F इज इक्वल टू वो होगी सिंपल K, या फिर 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 स्मॉल क्यू चार्ज इंटू कैपिटल क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर हेड। तो फोर्स में सिर्फ एक ही क्वांटिटी ज़्यादा आई,
यहाँ पर टेस्ट चार्ज भी हम लोग यहाँ पर उसका काउंटिंग करते हैं, टेस्ट चार्ज भी अंदर इंक्लूड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नहीं होता है। यहाँ पर फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, तो वो भी वेक्टर आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिंपल एक ही डिफरेंस है, और वो है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई, राइट। तो वो जो टेस्ट चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस गिव्स अस फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस, राइट। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर उसके यूनिट्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट वो होगा न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाऊँ तो सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू आएगा, राइट। तो वेक्टर एफ अपॉन क्यू, क्यू का यूनिट एसआई यूनिट हमें पता है, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। सो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट। अगर एसआई यूनिट के अलावा किसी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट भी है, वो है वोल्ट अपॉन मीटर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसका जो एरिया है वो बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर उसकी फॉर्मूला है, वो है वेक्टर ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू ज़ीरो। क्यू जितना हो सके उतना हमें यहाँ पर कम लेना है, राइट। वेक्टर एफ अपॉन क्यू, तो क्यू जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, या फिर फोर्स बढ़ा लो, फोर्स जितना ज़्यादा क्यू जितना कम उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। अब यहाँ पर दूसरी बात कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एरो की से रिप्रेजेंट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है उस चार्ज के तरफ से। तो चार्ज से वो बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव की ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कि चार्ज की तरफ वो जाएगा। तो आपको ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के ही डायरेक्शन पता रखने हैं। पॉजिटिव में बाहर की तरफ और नेगेटिव में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव क्यू चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूँ मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो सर्कल होगा, मतलब कि आर रेडियस वाला मैंने सर्कल ड्रॉ यहाँ पर किया, तो आर रेडियस वाले सर्कल में सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि चार्ज से वो सेम डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बट जैसे ही वो सर्कल अगर बढ़ जाएगा, मतलब कि किसी पॉइंट पे अगर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर फाइंड करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल क्यू। बट फिर भी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला लिखी थी पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो इसमें स्मॉल क्यू चार्ज आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू चार्ज पे डिपेंडेंट है, राइट। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, एक तो ये जो हमने चार्ज लिया जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस चार्ज के स्ट्रेंथ की वजह से, और दूसरा जिस डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, राइट, उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और आर डैश कोई दूसरा ही डिस्टेंस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई डैश होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है। तो दो चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करती है, एक तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिस चार्ज की वजह से, उस चार्ज के स्ट्रेंथ पे, और दूसरा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है वो तो टेस्ट चार्ज था, तो टेस्ट चार्ज की जो भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं होगा,
उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर मैं बहुत सारे चार्जेस एज्यूम करने वाला हूँ, Q1 Q2 अप टू Qn, और ये सारे चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे है, वेक्टर R1 वेक्टर R2 अप टू वेक्टर Rn, राइट। तो यहाँ पर ये सारे पोजीशन वेक्टर्स है, मतलब कि Q1 ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है, Qn ओरिजिन से Rn डिस्टेंस पे होगा, Q3 ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर सारे जितने भी चार्जेस है वो सारे के सारे ओरिजिन से लिए गए डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने चार चार्जेस ध्यान में लिए, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। उन चारों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने फोर्स में किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या किया था कि दो दो की पेयर ली थी, और दो दो की पेयर का जो भी फोर्स था उन सारे फोर्सेस का यहाँ पर समेशन किया था। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो एक ही चार्ज की वजह से होता है, तो पहले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा, वो होगी वेक्टर E1 इज इक्वल टू, तो वो इक्वेशन होगी E1 वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1p स्क्वायर इंटू R1p हैट। मतलब कि P पॉइंट पे Q1 की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, Q1 की वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला हो गई रेडी। अब E2 की फॉर्मूला लिखेंगे, तो Q2 की वजह से, राइट, P पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 की वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2p स्क्वायर इंटू R2p हैट। अब यहाँ पर सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उनका समेशन, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन, तो यहाँ पर जो 1/4πε0 है वो कॉमन हो जाएगा, Q1 अपॉन R1p स्क्वायर इंटू R1p हैट प्लस Q2 अपॉन R2p स्क्वायर इंटू R2p हैट। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर n नंबर्स ऑफ चार्जेस थे और उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी। अब यहाँ पर एन जितने चार्जेस है उसकी वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1p स्क्वायर R1p हैट प्लस अप टू प्लस एन वाला टर्म, मतलब कि Qn अपॉन R1p स्क्वायर इंटू RnP हैट। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन भी में भी ये जो सम वाले टर्म्स है वो लगभग लगभग सिमिलर टर्म्स है, तो सिमिलर टर्म्स वाले में हम लोग यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP हैट। तो ये हमारी पूरी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिखा हुआ था, E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के पर यूनिट है, मतलब कि जो चार्ज है यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से कम्प्लीटली फ्री है, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे है फिर भी एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेंगे, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे किया था, लाइन से रिप्रेजेंट किया था, राइट।
इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर अगर गैप है इन दोनों लाइंस के बीच, मान लीजिए कि इन दोनों लाइंस के बीच गैप है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि रेडियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी जगह पे स्प्रेड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो सारी जगह पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो भी टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट मतलब के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो उस पर वहाँ पर फोर्स एग्जर्ट ज़रूर होगा, राइट। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि अब जो चार्जेस है, जो भी चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो भी चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में आता है, मतलब कि वो करंट फ्लो हुआ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और जब कहीं भी करंट फ्लो होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो भी जब कभी भी चार्जेस मोशन में आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लोग कोई भी सर्किट की स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं।